प्रणाम जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार जी। ऑल गुड। यस सर। संडे, छुट्टी का दिन है। वहाँ से ये क्लास उठते हैं। क्या कहते हैं, कौन सी मूवी का ना, बड़ी नाइंसाफ़ी है। बट ये नाइंसाफ़ी शायद आगे अच्छा काम कर जाए अपने सबकी लाइफ में। ठीक है। हमने कल क्या क्या एस्पेक्ट्स देखे थे ना, हमने एक एक हाँ जी प्लेनेट से सर। उसकी दृष्टियाँ कैसे जाती है। सिंपल सा क्या था, सीधी सामने की दृष्टि, यानी सेवन्थ हाउस, अपने हाउस से हाँ एकदम सामने वाला, मतलब सेवन्थ हाउस। तो वो सबसे पावरफुल एस्पेक्ट होता है किसी भी प्लेनेट की। सेवन्थ एस्पेक्ट इज मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट। अब उसके बाद जो भी एडिशनल आती है, जैसे किसी की 357 है या 478 है ना, 579 है, ये एस्पेक्ट तो है लेकिन इतना प्रभाव नहीं है जितना एकदम सामने वाला देगा। क्योंकि आप अपने घर के एकदम सामने बड़े अच्छे से देख सकते हैं, साइड में देखने के लिए थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा तो ऐसा। तो ये रहेगा। अब और इसके साथ में हम क्या कहें, चलिए स्लाइड से ही दिखाता हूँ आपको। आप सब लोग म्यूट रख लीजिएगा, है ना, नहीं तो फिर मेरे दिक्कत हो जाएगी। चलिए। चलिए, तो ये हमने देखे थे इनके एस्पेक्ट्स सारे, है ना। एक एक प्लेनेट को हमने फॉर एग्जांपल जैसे हाउसेज में रखा और उनके हमने दृष्टियाँ देखी। अब नेक्स्ट जो आता है वो है ग्रहों की अवस्थाएं। मैंने बताया था प्लेनेट्स की जो डिग्रीज होती है ना, 0 से लेके 30 तक, उसको अलग अलग ग्रुपिंग कर रखा है। एक जैसे ह्यूमन लाइफ होती है वैसे ही प्लेनेट्स की भी लाइफ है, और इनको डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी एज के अकॉर्डिंग होता है वैसे इनकी डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग हम इनको देखते हैं। अगर कोई भी प्लेनेट आपका 0 डिग्री का है ना, कोई भी प्लेनेट है हॉरोस्कोप में और वो 0 डिग्री का है, तो उसे क्या बोलते हैं, एकदम जस्ट इस दुनिया में जैसे आया, एकदम जस्ट ए मोमेंट हुआ आया जैसा। तो क्या होगा, उसका रिजल्ट डिलीवर 0%। अब कोई 0 से 6 डिग्री के बीच में है कोई भी प्लेनेट जो आपके हॉरोस्कोप में, वो बता रहा है भाई 0 से 6 डिग्री के बीच में अगर है, इसे बोलते हैं बाल्य अवस्था। तो ये अपना कितना रिजल्ट डिलीवर कर सकता है, 25%। अब 6 से 12, 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में अगर कोई भी प्लेनेट है, या किसी प्लेनेट की डिग्री 6 डिग्री से 12 के बीच में है, तो इसे बोलते हैं किशोर अवस्था। और ये अपने रिजल्ट डिलीवर करता है 50%, यानी हाफ, जस्ट हाफ। और 0 से 6 डिग्री वाला कर रहा है 1/4। अब आता है आपका 12 से 18, जिसे बोलते हैं युवावस्था। कोई भी प्लेनेट 12 डिग्री से 18 के बीच में है तो ये अपना रिजल्ट डिलीवर करेगा 100%। फिर 18 से 24, 18 डिग्री से 24 डिग्री पे अगर कोई प्लेनेट है तो इसे बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, है ना। जैसे क्या बोलते हैं, मैच्योर्ड भी नहीं, जस्ट एक एल्डर, है ना, सीनियर सिटीजन वाली अवस्था आ जाती है। ये कैसे रिजल्ट डिलीवर करेगा, 50% पे। और 24 से 30, ये एकदम ओल्डेस्ट पैटर्न आ गया यहाँ पे, 24 से 30। तो ये भी अपना कितना रिजल्ट कर सकता है, 25%। और 30 डिग्री वाला एकदम डेड,
ख़त्म। जैसे 0 डिग्री है वैसे ही 30 डिग्री, ये सेम ही है दोनों। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो प्लेनेट बैठा है जहाँ पर भी, वो अपने रिजल्ट कैसे डिलीवर करेगा। एक तो हम देखेंगे वो उच्च राशि में है या डेबिलेट होके बैठा है। अब आपको एस्पेक्ट ध्यान है तो आप ये देख सकते हो इसके ऊपर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है। जो कंजक्शन युति जो बनती है वो अच्छे के साथ में बनी है या कोई बुरे प्लेनेट के साथ में बनी है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, उस हिसाब से आप किसी भी प्लेनेट के लिए आप उसको डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद जो चीज़ आएगी वो आते हैं भाव। 12 हाउसेस यानी कि 12 भाव। तो अब 12 भाव में जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहला हाउस देखते हैं किसके लिए, तन के लिए। दूसरा हाउस धन, तीसरा हाउस बल। पहला तन यानी फिजिक, आपके साइड फिजिक है ना। फिर दूसरा भाव जिसे हम कहते हैं भोजन, वाणी और धन भाव बोला जाता है। यहाँ से हम पैसा भी देखते हैं। थर्ड हाउस जो होता है ये होता है आपके पराक्रम का। पराक्रम यानी आपके एफर्ट्स, बल। उसके बाद जो आएगा हाउस ये है सुख भाव। सुख भाव कैसे, क्योंकि 4th हाउस से हम डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर देखते हैं। 4th हाउस इज़ योर हाउस, है ना। घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब आपका 4th हाउस है। तो वहाँ से क्या देखा जाता है, सुख, यानी इसे क्या बोलते हैं, सुख भाव। 5th हाउस, 5th हाउस है आपका प्रेम, लव, अफेक्शन, है ना। आपका किसके साथ में आप अटैच हो। तो वैसे तो और भी चीज़ें देखी जाती है 5th हाउस से। 5th हाउस से हम देखते हैं आपके पूर्व जन्मा के कर्मा, है ना। आपका पिछला जन्म कैसा था वो भी बता सकता है। 5th हाउस आपका फर्स्ट चाइल्ड का हाउस भी है। म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। जो 5th हाउस है वो आपके प्रथम संतान का भाव भी है। 5th हाउस आपकी कंसल्टेंसी या जो आप गाइड करते हैं या किसी को सलाह देते हैं उसका घर भी 5th हाउस है। 6th ये आपका शत्रु भाव, यानी यहाँ पे क्या देखते हैं, रोग, रिपु, ऋण, यही बताया था। तो यहाँ से आप देखते हैं एनिमिटीज, इसे शत्रु भाव बोलते हैं, है ना। लेकिन देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ से आप जॉब देखते हो, सर्विस देखते हो, यहाँ से आप पैसा देखते हो किसका, क्लाइंट का। 7वां हाउस कहते हैं आपका क्लाइंट होता है, और क्लाइंट का पैसा हम 6th हाउस से देखते हैं। ठीक है। 7th हाउस इज भोग भाव, क्योंकि ये आपके पति या पत्नी का, अगर फीमेल है तो उनके पति का घर, और अगर मेल है तो उनकी पत्नी का हाउस। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, भोग। फिर 8th हाउस है आपकी लॉन्जिविटी का। लॉन्जिविटी देखते हैं इससे। ये कोई इसको मृत्यु भाव ऐसे बोलता है, मृत्यु का घर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से आपकी लॉन्जिविटी या आयु देखी जाती है। जैसे 1st हाउस आपका खुद का, 2nd हाउस आपका कुटुंब होता है ना, फैमिली। तो 7th हाउस किसका है, आपके लाइफ पार्टनर का। तो उसका कुटुंब कौन सा हुआ, 8th हाउस। तो 8th हाउस से हम क्या देखते हैं, ससुराल। आपके लाइफ पार्टनर का घर आपका ससुराल होगा। ठीक है। 9th हाउस ये है आपका लक, भाग्य भाव। भाग्य यहाँ से देखा जाएगा। यहाँ से आपके पूर्वजों को भी देखा जाता है। यहाँ से पिता का भाव, यहाँ से हायर एजुकेशन देखी जाती है, यहाँ से लॉन्ग जर्नी देखी जाती है ना। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पर मेन क्या है, भाग्य। एंचेस्टर्स हाउस भी यही है, पूर्वजों का। 10th हाउस इज़ योर कर्मा, कर्म का भाव, कर्म भाव, यानी कि यहाँ से आपके कर्मा देखे जाएंगे। 11th हाउस है वो है प्रॉफिट हाउस, लाभ का भाव, लाभ भाव इसे बोलते हैं। और जो 12th है इसे बोलते हैं व्यय भाव, यानी कि खर्चा। किसी भी, मैंने बताया था ना, किसी भी घर से 12वां उसको निगेट करता है। एक केपी एस्ट्रोलॉजी का रूल होता है। जैसे 1st हाउस है तो इसको निगेट कौन करेगा, 12th हाउस। 4th हाउस है, इसको निगेट कौन कर सकता है, 3rd हाउस। और मल्टीपल कौन करता है उस भाव से, तीसरा। यानी अगर हम 4th हाउस को मल्टीपल कौन कर सकता है, 6th हाउस।
क्योंकि 4 से है 1, 5 पे 2, 6 पे 3। तो 4th हाउस को निगेट करेगा 3rd, 12th, और 4th हाउस का मल्टीपल करेगा 6 यानी कि 3rd हाउस। ठीक है यहाँ तक क्लियर? सर दोबारा बताना। क्या ये वाला किसी किसी भी घर से 12वें भाव को देखेंगे तो वो नेगेट मतलब कि नेगेटिव निगेट करता है, इफेक्ट। यानी कि हाँ यही समझ लो आप, उसका नेगेटिविटी है, उसको कम करता है। निगेट करना यानी कम कर देता है। कोई अच्छा भी और जैसे आपका, कोई जैसे आपका मान लिया कि 4th, जैसे यहाँ पे जैसे 3rd हाउस है ना, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। अब 4 नंबर है, 4 नंबर लिखा हुआ यानी कर्क राशि। अब इसका लॉर्ड कौन हुआ? चंद्रमा। चंद्रमा। अगर चंद्रमा 2nd हाउस में बैठा है, उसकी प्लेसमेंट 2nd हाउस की है, तो यहाँ से क्या हो गया? 12th हो गया। ये काउंट करें, 1 2 3 4 अच्छा 5 6 ओके। 7 8 9 10 11 12। तो अगर मून 2nd हाउस में बैठा है तो ये क्या कर रहा है? इसको निगेट कर रहा है। 12वें घर में आके उसको कम कर देता है, उसकी पावर को कम करता है। और अगर जैसे यहाँ पे 3rd हाउस में 4 नंबर लिखा है और मून यहाँ पे 5th हाउस में बैठा है, तो ये क्या करेगा? इसको मल्टीपल करेगा। क्योंकि यहाँ से अगर 3rd हाउस देखें तो 1 2 3, ठीक है। 12वां घर नेगेट करता है, खराब थर्ड भाव करता है, मल्टीपल 3rd मल्टीप्लाई। हाउस इसको मल्टीपल करता है। क्लियर? छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। मतलब कि सर 12वां घर गिनने से अच्छा है कि जस्ट एक पीछे वाला देख लो वो 12वां ही हो गया यस, मतलब। पीछे वाला 12 ही हुआ। सही बात है। हाँ। प्लेनेट 3 तरीके से दिखेंगे आपको। एक दिखेगा डायरेक्ट, जिसे बोला जाता है मार्गीय या सीधा, वो सीधा चलता है। सीधा कैसे चलेगा? ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसकी गति होती है सबकी। और दूसरा होता है रेट्रोगेट, वक्रीय, जिसे बोला जाता है ना वक्रीय हो गया। अब एस्ट्रोलॉजी में कोई प्लेनेट जब वक्रीय होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं मानते। और दूसरा, तीसरा जो पोजीशन है या तीसरा तरीका, वो होता है कंबस्ट। कंबस्ट होता है कोई भी प्लेनेट जब सन के साथ में कंजक्ट करता है, सूर्य के साथ में जिसकी युति बनती है, वो प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है यानी अस्त हो जाता है। अब सूर्य अस्त होगा तो क्या होता है? अंधेरा। और सूर्य राइज होता है तो उजाला। तो वो प्लेनेट अस्त हो गया यानी कि वो अब खत्म। तो मतलब कि इस सर जो कोई भी ग्रह, ज्यादातर तो सूर्य और बुध बुध मतलब कि आपस में थोड़े से नजदीक नजदीक होते हैं। हाँ कभी कभी सूर्य और बुध भी इकट्ठे बैठ जाते देखो, हैं। और अगर सूर्य और बुध इकट्ठे बैठ गए तो बुध का रिजल्ट नहीं मिलेगा मतलब। हाँ क्योंकि बुध वहाँ पे कंबस्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सर आप जो डिग्री कह का रहे हो भी। वही दिखता है कुंडली में, यही दिखता सर है। इसमें ऐसा भी है कि कुछ अगर 10 डिग्री से ऊपर हो या 10 डिग्री से नीचे हो तो उसका फर्क पड़ता है और हाँ अदरवाइज नहीं वो पड़ता है। मैं बता देता हूँ। देखो, सन और मून लिख लीजिए, ये कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सूर्य और चंद्रमा कभी भी रेट्रोग्रेड यानी वक्रीय नहीं होते हैं। बाकी के जो प्लेनेट है वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और वक्रीय भी हो सकते हैं और कंबस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो सन एंड मून नेवर रेट्रोग्रेड और कंबस्ट, ये कभी नहीं होता। दूसरी चीज होती है, दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, राहु और केतु हमेशा रेट्रो ही चलते हैं, ये वक्रीय ही रहेंगे, ये मार्गीय नहीं होते। राहु एंड केतु ऑलवेज रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। ठीक है, क्लियर? सर ये रेट्रोगेट रहते हैं मतलब फिर इनका अगर दृष्टि देखनी हो या इनका पीछे से 12वां घर देखना हो तो आगे वाला घर देखेंगे नहीं नहीं, मतलब। वो जब घर वो देखना सब ऐसे ही दिखेंगे। जो घर देखना होता है वो ऐसे दिखेगा। जैसे देखो, जैसे मान लिया यहाँ पे राहु है 6th हाउस में, है ना, फॉर एग्जांपल, ये जो मेरा कर्सर चल रहा है ना, यहाँ पे राहु है। अब ये रेट्रो है तो जो प्लेनेट होते हैं वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अब ये रेट्रो हुआ, वो कैसे चलेगा? रेट्रो चलेगा क्लॉकवाइज, उल्टा, क्योंकि ग्रह सारे ऐसे घूम रहे हैं। ये ऐसे चलेगा, 6 है तो 7th में, 7th है तो 8th में आएगा, 8th से 9th में। तो सर फिर तो इनकी दृष्टि भी अलग हो जाएंगी मतलब हम नहीं जैसे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दृष्टि नहीं होगी, दृष्टि सेम वही रहेगी। दृष्टि कभी दृष्टि के भी लिए नहीं पीछे से नहीं काउंट करेंगे, नहीं दृष्टि के लिए वैसे ही काउंट नहीं नहीं करेंगे नहीं जैसे नहीं, करते हैं बिल्कुल आगे। जैसा प्लेनेट है उसके सामने
7 राहु केतु यानी 5, 7, 9, हाँ वैसे देखेंगे आप, उसमें कोई तो चेंज वो नहीं। जैसे औरों का करते हैं वैसे ही करेंगे। तो सर फिर आचार्य जी, अंतर क्या हुआ रेट्रोग्रेड में? रेट्रोग्रेड यानी वक्रीय हो जाता है। तो प्लेनेट को, जब कोई भी प्लेनेट वक्रीय होता है तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसे शुभ नहीं मानते, ज्योतिष उसको शुभ नहीं मानती है। अच्छा। वो अब उल्टा एक आचार्य चीज जी, हाँ जी, कितने दिन के लिए होता है या कितने महीनों के लिए होता है ये कोई रेट्रोग्रेडेशन? कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड होता है उसका तो कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन हाँ जब टाइम नहीं होता। ट्रांजिट के अंदर रेट्रोग्रेड होता है तो उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ओके। वो अभी इस लेवल पे आपको नहीं समझ है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये मान के चलना, जैसे हम सीधा चलते हैं ना, हमारा नेचर सीधा चलने का है। अब आप उल्टा चल के देखो कैसे चलोगे, कंफर्ट चल पाओगे, कंफर्टली चल पाओगे या गिरोगे? नहीं चांसेस सर। गिरने के ज़्यादा है, क्योंकि हम अपने नेचर से एकदम अपोजिट चल रहे हैं। तो प्लेनेट का जो नेचर है, ये ह्यूमन लाइफ की तरह आप इसको मतलब इसको आप करके देखिए उसको। अगर ये उल्टा चलेगा तो फिर ये भी, इसको भी कंफर्ट नहीं होगा ना, इसको भी डर रहेगा कहीं गिर नहीं जाऊंगा ना, इधर देखना इधर देखना, धीरे धीरे चलना। उल्टा चलेंगे तो धीरे धीरे चलेगा, सीधा चलेगा तो फास्ट चल सकता है ना। इंसान यही करता है, तो प्लेनेट भी यही कर रहा है। ये ठीक है। आपकी जस्ट एक ह्यूमन लाइफ है पूरी, आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं एक एक प्लेनेट को, और एक एक प्लेनेट यस हमारी लाइफ में है। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हटके एस्ट्रोलॉजी की जो ऑर्थोडॉक्स जो चलता है उसे थोड़ा हटके जो मैं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा उस पर्सन की लाइफ पे आता है। क्यों? उसका रीज़न ये होता है, जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है वो अर्थ के नज़दीक आ जाता है, इसलिए रेट्रो होता है। धरती के नज़दीक आएगा, रेट्रो हो जाता है, तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा? जो इसके पास में, यानी कि धरती पे, और हम सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। तो इसलिए रेट्रो प्लेनेट का इफेक्ट ह्यूमन की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। बोलेंगे क्या कि नहीं रेट्रो हो गया, ये ऐसे हो गया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। अभी शनि वक्री है या गुरु वक्रीय था, कुछ अभी डायरेक्ट हुआ है, कुछ भी ऐसे होता है, तो मान के चलो जब रेट्रो होते हैं ना तब उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको सबकी लाइफ के अंदर। ट्रांजिट वाला जो प्लेनेट रेट्रो होगा तब, कुंडली में रेट्रो है तो वो तो आपके ऊपर इफेक्ट डाल ही डाल रहा है। जैसे मान लिया मेरी कुंडली के अंदर सैटर्न रेट्रो है, शनि वक्री है, तो अब मेरी होल लाइफ को शनि वक्री ही रहेगा मेरी कुंडली में। तो ट्रांजिट में चेंज हो सकता है, कुंडली में तो वक्री रहेगा। और अभी मेरे शनि की महादशा चल रही है 2009 से सैटर्न की मेरी महादशा है। तो सबसे पहला तो रेट्रो है सैटर्न, मेरी लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अभी किसका है? जनरली सैटर्न का। सैटर्न क्या बताता है? सैटर्न बताता है एथिक्स, सैटर्न बताता है प्रिंसिपल, सैटर्न बताता है नो शॉर्टकट, है ना, अपने कर्मों को अच्छा करो, ये सैटर्न बताता है। तो वही मेरे सारे, मतलब ये मान सकते हैं कि मैं उसी तरीके से एक्ट कर रहा हूँ सैटर्न की वजह से। सैटर्न को हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, तो अभी हैबिट मेरी वही चलती है शुरू से। मुझे कोई भी काम स्टार्टिंग वाला या ऊपर ऊपर से देखना पसंद नहीं आता, मुझे उसको डीप में जाना है ताकि मैं उसमें पूरी नॉलेज ले सकूँ। जब आप उसके इनर डीप में ज़्यादा जब जाते हो, जब नॉलेज आपके पास गेन हो जाती है, तो धीरे 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 फिर जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, वो क्या लेके आता है? परफेक्शन लेके आता है। तो कोई भी काम को परफेक्शन तरीके से करना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न रेट्रो है मेरी हॉरोस्कोप में। अभी 2009 से चल रही है सैटर्न की महादशा, जो चलेगी मेरी 2028 तक, मतलब अब उतरने वाली दशा है ये कहते हैं ना। तो सैटर्न क्या कराता है? सैटर्न स्ट्रगल देगा, सैटर्न डिले करवाएगा, सब कुछ है ना। लेकिन क्या कहता है? अल्टीमेट विनर। गारंटी देने की कौन देता है? सैटर्न। बाकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता, सैटर्न गारंटी देगा स्टैंप लगा के आपको। तो नो डाउट जब सैटर्न की दशा चालू हुई तो मतलब मैं जॉब करता, मेरा सर्विस था, जो हमारी फैमिली का बैकग्राउंड है, मेरे ग्रैंडफादर से लेकर मैं मेडिकल फील्ड में था हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन नॉन मेडिकल, यानी मैं एडमिन वाला डिपार्टमेंट में थे हम लोग।
तो जैसे ही सैटर्न मेरा चालू हुआ, वहाँ से मुझे एकदम उसने उठाया। शनि कहते हैं ना, उखाड़ता है एक बार। शनि आपको उखाड़ेगा, और उखाड़ के कहाँ पे ले जाएगा? मैंने क्या बताया था आपको कि जो तोड़ता है वही जोड़ता है, बोला था ना। तो इसने मुझे जॉब से उखाड़ दिया। सबसे पहली चीज़ कहाँ पे सेटल किया? खुद के काम के ऊपर, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में लाके इसने मुझे बैठाया। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब आप खुद का कुछ काम चालू करो। तो पूरा क्या होता है, सैटर्न है, इसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ऑफ योर लाइफ। जिसके भी शनि की दशा आती है ना, वो ट्रांसफॉर्म करता है उसकी लाइफ को। 18 साल की दशा है, 19 साल की दशा है, 19 साल में एक न्यूबॉर्न बेबी मैच्योर्ड हो जाता है एज पर आवर इंडियन लॉ, है ना। तो 19 साल का जो ये चला, उसके अंदर मेरी लाइफ में रियली चेंज, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आया है मेरा। क्योंकि अगर आप लोग तो मुझे अभी इस तरीके से जानते हो, जो मेरे पुराने जो लोग हैं जिन्होंने मुझे उस वक्त देखा, तो उनके लिए तो पूरा 360 डिग्री मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पूरा बदलाव हो चुका है मेरी लाइफ में। ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ ये चीज़, ताकि आप इस चीज़ को समझो कि किसकी लाइफ के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस चल रहा है। आप इजीली, और अपनी लाइफ के ऊपर सबसे पहले आप रीड करो, देखो बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। फिर आप जाके किसी दूसरे की लाइफ के ऊपर आप बताओगे तो परफेक्टली निकलेगा। रेट्रो जो भी प्लेनेट होगा वो अर्थ के नज़दीक आ जाता है और उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ता है, बस ये ध्यान रखना। तो सर रेट्रो का इफेक्ट नेगेटिव, और अगर मान लो आपका वक्री नहीं होता, मार्गी होता, तो मार्गी के रिजल्ट ज्यादा, या ऐसे कुछ कि जो मैलेफिक प्लेनेट है वो वक्री होकर अच्छा रिजल्ट देते हैं, ऐसा भी कुछ है? थोड़ा फ्रूटफुल होता है, यस, थोड़ा फ्रूटफुल देता वो मुझे रिजल्ट, अगर ये डायरेक्ट होता सैटर्न मेरी कुंडली में तो फिर इसका इतना अच्छा। इन्फ्लुएंस भी नहीं होता। अगर ये रेट्रो नहीं होता तो इसका इन्फ्लुएंस इतना मेरे ऊपर नहीं चलता। हाँ, दशा ही तब तो पूरा चलेगा, लेकिन उसके पहले मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो चीज़ें नहीं मिलती जो लोगों को दिखती है, शुरू से दिखती है, अभी भी दिख रही है और आगे भी दिखेगी, क्योंकि मेरी कुंडली में तो फिक्स है सैटर्न रेट्रो। अब किसी की कुंडली में देखो आप, मैं यही तो, आप कभी किसी की हॉरोस्कोप लेके बैठो ना यहाँ पे, मैं चाहता हूँ हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करें ताकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आने लग जाए। एक हॉरोस्कोप मैं डालता हूँ यहाँ पे ग्रुप के अंदर, और आपके पास 7 दिन है। एक हॉरोस्कोप मैं डालता हूँ पूरी डिटेल के साथ में, और आपके पास एक वीक है। आप अपने अपने हिसाब से जो अभी तक आपने समझा है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उस चीज़ को जितना भी समझ पाए उस हिसाब से अपने पॉइंट आउट बना लीजिए। और फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरे उस हॉरोस्कोप के ऊपर आप अपने अपने सब व्यूज़ रखिएगा, और जहाँ पे मुझे लगेगा वहाँ पे मैं उसमें ऐड ऑन करता जाऊँगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, पहली बात है ना, जो आप लिख रहे हो, जो सुन रहे हो, उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे और वो चीज़ें आपके समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए तो नहीं समझ में आएगा। मैं आपको भले ही 1 घंटा कितना भी बात कर लूँ आप मेरे से, वो सब चीज़ें सही है, लेकिन जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तब तक वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, है ना। बिना, क्या कहता हूँ मैं हमेशा, बिना, है ना, वॉशिंग पाउडर के एकदम सफ़ेदी लेके आएगा, निरमा की सफ़ेदी, विदाउट निरमा 7 दिन के बाद में नहीं याद रह पाएगा किसी को, मेरे को भी नहीं रह पाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। उसके लिए क्या है, उसी के लिए, इसीलिए तो क्या बोलते हैं, लिखो। जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, लिखो। टीचर स्कूल में क्या बोलते हैं, लिखो। क्योंकि लिखते हो आप, ये आपकी फिंगर और थंब है, ये सीधा कनेक्ट कहाँ हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ है, ये वहाँ पे कनेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं लिखा हुआ ज़्यादा दिन, लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा, कंपैरिजन टू आप किसी को सुन रहे हो वो आपको याद रहेगा। क्योंकि ये सुनने के लिए, ये सुनने की जगह है और यहाँ से निकलने की जगह है, लेकिन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया ना, रजिस्टर्ड हो गया, उसके निकलने की जगह इतनी ईजी नहीं है। वो बंद गली में, ऐसी गली में घर है जो एकदम बंद है, वहाँ से आर पार कुछ नहीं है। सो इसीलिए हमारे पेरेंट्स बहुत, हमारे बुजुर्ग बहुत साइंटिफिक लोग थे,
इसलिए वो कहते थे लिखो, लिखने से अच्छा याद है। हम कहते थे क्या लिखना है यार, स्कूल में भी लिखो, घर में भी आके बोलते हैं लिखो, हम पढ़ाई करते हैं, फिर ये कह रहे वापस पढ़ो। अब चीज़ें अब सारी कनेक्ट होती है चीज़ें, क्यों बोल रहे थे वो ऐसा, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको, क्या नुकसान मिल रहा है ना, होता है। अपन एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना इस चीज़ को, इसलिए मैं कहता हूँ लिखो अपने नोट्स में। अभी भी अगर मैं मेरी बात करूँ, अगर मैं अभी भी किसी भी वर्कशॉप के अंदर अगर मैं बैठा हूँ किसी भी वर्कशॉप में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन तो होती है, ऑनलाइन में अगर मैं रहूँ या ऑफलाइन में भी कहीं गया, तो अपने इसको पूरा खाली करके जा, एम्प्टी कप, एक बहुत अच्छी टर्म है एम्प्टी कप। एक ग्लास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, एक गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, अब आप उसके अंदर पानी डालोगे क्या होगा, चल जाएगा, गिरेगा। ओवरफ्लो। और अगर वो गिलास खाली है तो फिर इसमें वाटर पोर कर सकते हैं, भरा जाएगा। इसलिए ये बोलते हैं आप जब भी अपने घर से निकलो, इस कप को खाली करके निकलो, शाम तक वापस आओ, जब भर के लाओ फिर घर के लाओ खाली करो। अगर भरा हुआ कप लेके निकले तो अंदर कुछ नहीं जाएगा, सब बाहर गिर जाएगा। तो एज ए लर्नर आप भले ही अपनी फील्ड में कितने ही मास्टर हो, और यू ऑल आर प्रोफेशनल पर्सन्स ना, आप सब अपने फील्ड के अंदर आप सब मास्टर हो, और ऑलमोस्ट आप मेरे से एज वाइज भी बड़े, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो, है ना, आप मुझे सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको इस फील्ड में अभी आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप इसके बारे में सीखना चाह रहे हो, तो एज ए लर्नर आप बैठे हो, जबकि आप सब एक्सपीरियंस में एज वाइज सब आप मेरे से बड़े हो। अगर मुझे कोई इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ जानना होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ मुझे उस सेक्टर की नॉलेज चाहिए, मैं भले कितना ही न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं पैसा ही वास्तु वाला हूँ, ऑपरेटिस्ट हूँ, बट मुझे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मुझे ज़ीरो पे आके बैठना पड़ेगा, तब मैं कुछ वहाँ पे ले पाऊँगा। और अगर मैं चला गया नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो क्या सीख के आऊँगा मैं? क्योंकि मैंने तो अपने गेट पहले ही बंद कर रखा है, मैंने अपने द्वार तो पहले ही बंद कर दिए। मुझे तो, मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो वास्तुलॉजिस्ट हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं ये आ गई ना, ये गड़बड़ कर गई, ये आपके गेट बंद करके आप बैठ जाओ, क्या आएगा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझे बड़े इतना पेशेंस के साथ में सुनते हो, और आप मुझसे नहीं सीख रहे हो, बिलीव करो मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली। मैं हमेशा मेरी क्लास में जो भी होते हैं मैं उनसे सीखता हूँ, कुछ ना कुछ तो सीख के ही निकलूँगा, ये तो अपनी आदत है, ठीक है। तो ये अब आपको रेट्रो समझ में आ गया, डायरेक्ट आपको पता है 30 डिग्री पे होते प्लेनेट चेंज हो जाएगा, एक साइन से दूसरे जॉडिक साइन में जाता है या हाउस चेंज में। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी की क्या बहुत सारी फॉर्म्स हैं, पराशरी है सबसे ओल्डेस्ट और सबसे इफेक्टिव पराशरी, फिर आती है आपकी वैदिक ज्योतिष, फिर है BNN भृगुनंदी नाड़ी, फिर आती है KP कृष्णामूर्ति पद्धति, फिर आती है लाल की तार, ठीक है। अब उसके बाद में नागिनी ज्योतिष आ गई, जैमिनी ज्योतिष आ गई, एक और अच्छी फॉर्म है RKP, अगर आपने नाम सुना हो तो, रतन राजू क्वांटम पद्धति, RKP एस्ट्रोलॉजी, वो बहुत से एनालिसिस होता है उसका घड़ी से, उसके अंदर कुंडली किसी की नहीं चाहिए, कोई हॉरोस्कोप नहीं चाहिए उसमें सामने वाले, लेकिन वो बहुत से पूरा एनालिसिस बनता है उसका, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स है ना, आप इतनी फॉर्म्स हैं हम नहीं सीख पाते सारी, लेकिन मैं कहता हूँ अगर किसी चीज़ को अगर बेसिक से और अच्छे से सीखना है, पराशरी से बढ़िया कोई नहीं है, पराशरी ज्योतिष ऋषि पराशर जी ने जो लिखी, और पूरी इसके अंदर कुछ नहीं, एक स्टूडेंट और टीचर का कन्वर्जेशन है, नथिंग एल्स,
मैत्रेय ऋषि और पराशर जी का संवाद है इसमें, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन पूरी ज्योतिष उसमें निकालते हैं। और फिर अगर आप जैसे प्रिडिक्शन जिसे बोलते हैं ना, आजकल लोगों को प्रिडिक्शन का बड़ा यूज रहता है, क्या प्रिडिक्ट करूँ मैं इसको, तो वो भी है भृगुनंदी नारी, इसके अंदर काफ़ी अच्छी टर्म्स चलती है, वो भी इफेक्टिव है। हर एक फॉर्म अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बाकी ये सब फॉर्म्स अच्छी है, बस आप किस फॉर्म्स के ऊपर आप वहाँ पे सीख रहे सर हो। भृगुनंदी नाड़ी जो है वो है जो साउथ में पत्तों पर लिखी हुई है, नहीं, वो अलग है, साउथ वो वाली अलग है। नहीं, ये भृगुनंदी नाड़ी। साउथ से जो कृष्णा मूर्ति जी है ना, जिन्होंने ये केपीएस जो फॉर्म निकाला, ये साउथ कृष्णा मूर्ति पद्धति, इसका नाम ही यही है, केपी। लेकिन जो साउथ वाले करते हैं ना, उनका आप देखो उसका कुंडली भी अलग बनता है। साउथ वाला जो कुंडली होती है ना, वो एकदम बॉक्स की तरह बनती है, उसके हाउसेज ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे स्क्वायर में, उनका थोड़ा सा अलग है। और बहुत से एक उसके ऊपर जो आप बता रहे हो वो, हाँ वो फॉर्म्स वहाँ पे चलती है साउथ में, पत्थरों के ऊपर जो लिखा हुआ है उसी से वो प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में आती है, नो डाउट। क्योंकि कोई भी साइंस हो ना, आप न्यूमेरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वास्तु, आप किसी से भी आप प्रेडिक्शन जिसे बोलते हो ना, आप अपनी लैंग्वेज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन उसकी नॉलेज हमें इतनी होनी चाहिए और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। इवेंट कैलकुलेट, जिसे हम न्यूमेरोलॉजी के अंदर इवेंट बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर घटनाएं बोलते हैं, तो आप न्यूमेरोलॉजी के अंदर इवेंट कैलकुलेशन कर सकते हो और एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप घटनाएं निकाल सकते हो। सब पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे वापस, चलिए चलिए चलिए, सो ये हो गए आपके भाव, जो 3 तरीके से प्लेनेट, डायरेक्ट, मार्गीय, वक्रीय, रेट्रोग्रेड, और अस्त यानी कंबस्ट। अब देखिए नेक्स्ट, भावों को जाने। पहला भाव क्या है? बॉडी आपकी, साइकिक फिजिक्स सॉरी। सेकंड पैसा और वाणी और परिवार, भोजन, कुटुंब, वाणी और पैसा, सेकंड। थर्ड हाउस ब्रदर, सिस्टर, एडवेंचर, छोटे भाई बहन, यहाँ से। फोर्थ होम, घर और शांति, पीस। फिर गाड़ी, माँ, प्रॉपर्टी, ये फोर्थ हाउस भाव। पांचवा स्टडी, चाइल्ड और लव, पढ़ाई, संतान और प्यार। सिक्स्थ एनिमीज, डिजीज, लोन, जॉब, सेवा का भाव, दुश्मनी, बीमारी, कर्जा, सेवा, ये सब यहाँ से। सेवेंथ पति या पत्नी, आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप, भागीदारी, चाहे जिंदगी की भागीदारी हो चाहे एक व्यापार की भागीदारी हो, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, सेवेंथ हाउस। एट्थ एज, नाइन्थ भाग्य, लक और धर्म, फादर, नाइन्थ हाउस। 10th हाउस कैरियर और प्रोफेशन, 10th हाउस है आपका कैरियर और प्रोफेशन। 11th हाउस है आपके दोस्ती, यारी दोस्ती, प्रॉफिट, फायदा और बड़े भाई बहन और समाज, सोसाइटी। थर्ड से क्या आते? सिबलिंग, और यहाँ पे है एल्डर। 12th हाउस है आपका व्यय, खर्चा। 12th हाउस है आपका विदेश। 12th हाउस है आपका बैड प्लेजर, सैया सुख। 12th हाउस एक हस्बैंड वाइफ का इंटीमेट रिलेशनशिप देखा जाता है। 12th हाउस आपका जेल, चिकित्सा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब 12th हाउस पे चलता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप 12 भावों को जान सकते हैं, या आप जानते हैं, अब तो हम ये कहेंगे जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब जो आता है नेक्स्ट 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स मैं आपको लिखा चुका हूँ, ये आपको नोट्स मिल जाएगा आगे PDF में, सब आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, 12th हाउस के पूरे एट्रीब्यूट्स लिखे गए हैं आपके पास। ठीक, अब आता है आपका 9 प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट, हाउसेस के 12 हाउस और 9 प्लैनेट। ठीक है, ये आपके नोट्स। अब आप देखिए ट्रांजिट, गोचर जिसे सर आचार्य जी PDF शेयर करेंगे ना इसका? हाँ, ये पूरा PDF आ जाएगा, ओके। मिलेगा। अब देखिए ट्रांजिट कैसे होता है। ट्रांजिट जैसे एक सूर्य का एक ट्रांजिट यानी गोचर, एक राशि में कितने दिन रुकता है सन 30 डेज। सन का ट्रांजिट होता है 1 महीने का, हर महीने संक्रांति आती है ना। संक्रांति जैसे आपने सुना होगा, मकर संक्रांति, कोई गुड़ी पड़वा, कोई क्या बोलते हैं, ऐसा होता है ना। जनवरी में आती है मकर संक्रांति, यानी कि संक्रांति यानी सूर्य का गोचर। तो मकर राशि में जब सूर्य ट्रांजिट करता है उस दिन होती है मकर संक्रांति, जो एक फेस्टिवल बन गया, यानी कि सूर्य वहाँ पे क्या हो जाते हैं, उत्तरायण। ठीक है, चंद्रमा, मून का सबसे फास्ट ट्रांजिट होता है, 2.25 दिन एक राशि में रहता है, अपने 30 डिग्री वो 2.25 दिन में कंप्लीट कर लेता है। मंगल, मार्च का होता है 45 डेज, एक महीना 15 दिन, यानी कि 1.5 महीने का, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का ट्रांजिट होता है एक राशि में। बुध, मर्क्यूरी, इसका होता है 22 डेज का, 22 डेज का होता है आपका बुध का गोचर एक राशि में, फिर 22 दिन बाद में दूसरी राशि में। जुपिटर, जुपिटर का है ट्रांजिट 1 साल का, 12 महीने। जुपिटर एक राशि में 12 महीने रहता है, उसके बाद चेंज करता है। फिर आता है आपका वीनस, शुक्र, शुक्र आपका 25 डेज रहता है, एक राशि के अंदर उसका ट्रांजिट पीरियड है 25 डेज का, 25 डेज के बाद में वो राशि चेंज करता है। फिर आता है आपका सैटर्न, सैटर्न का टाइम पीरियड कितना है ट्रांजिट का, 2.5 साल का, इसे क्या बोलते हैं, ढैया। सुना ना, शनि की ढैया, शनि की ढैया, ये 2.5 साल, एक राशि में 2.5 साल, और शनि की 7.5, सुना है ना ऐसा, इस पे शनि की 7.5 है, या इस पे शनि की ढैया है। तो शनि जब आता है एक राशि में 2.5 साल, जैसे मान लिया मेरी जेमिनाई राशि है ना, मिथुन राशि है, तो सैटर्न टॉरस में आया, यानी कि पहले वाली एक और नेक्स्ट राशि 3 टोटल, तो 2.5 + 2.5 + 2.5 कितने हो गए, 7.5। इसे बोला जाता है 7.5 चलेगी। जब सैटर्न वृषभ में रहेगा, वहाँ पे ट्रांजिट करेगा, फिर जैमिनी में गोचर करेगा, उसके बाद कर्क राशि में गोचर करेगा, ये 7.5 साल, यानी कि जैमिनी राशि पे 7.5 लगेगी। ठीक है, ये ऐसे काउंट करते हैं, 7.5 और ढैया 2.5 साल की। राहु का ट्रांजिट होता है 1.5 साल का, 18 महीने का गोचर। केतु का सेम होता है। एक एस्ट्रोलॉजी जब हम चार्ट रीड करते हैं, वहाँ पे जब हम ट्रांजिट को देखते हैं, ट्रांजिट भी देखा जाता है ना प्लैनेट्स के साथ में, तो जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट देखते हैं वो सिर्फ हम देखते हैं 4, सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु, इन 4 के ट्रांजिट देखते हैं हम, बस इन्हीं का प्रभाव चलता है। बाकी का तो सन का तो 1 महीने में चेंज, चंद्रमा 2.25 दिन में चेंज, मंगल 1.5 महीने में चेंज, बुध सिर्फ 22 दिन का और शुक्र 25 दिन का। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट जो आपकी लाइफ के अंदर जो अपने प्रभाव लेके आते हैं वो गोचर है गुरु का, शनि का, राहु केतु, बस 4 गोचर। ठीक है, इसके अलावा 5वां गोचर नहीं देखना। नेक्स्ट आता है आपकी दशाएं, विंशोत्तरी दशा बोलते हैं इसको, विंशोत्तरी दशा, जो आपके कुंडली के अंदर जब आपका बर्थ होता है ना, वहाँ से दशा चालू होती है, महादशा। सूर्य की दशा चलती है आपकी 6 साल की, यानी कि जैसे मेरा बर्थ ईयर है 74,
तो अगर मान लिया मेरे अगर सूर्य की दशा चल रही है तो 6 साल चलेगी, यानी कि 1974 से 1980 तक मेरे सूर्य की दशा चलेगी 6 साल। चंद्रमा की दशा 10 साल की। अगर मेरा 74 का बर्थ है और मेरे चंद्रमा की दशा है तो 74 से 84 तक क्या चलेगी, चंद्रमा की महादशा। मंगल की चलती है 7 ईयर, बुध की चलती है 17 ईयर, गुरु की चलती है 16 साल, शुक्र की चलती है 20 साल, सैटर्न की चलती है 19, राहु की चलती है 18 साल और केतु की चलती है 7 साल। तो ये महादशा इस तरीके से चलेगी। फॉर्मूला होगा केशुर चमरा गुशबू, के शु र चमरा और गुशबू। ये साइकिल चलती है सबकी लाइफ में। पहले केतु, केतु के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में सूर्य, सूर्य के बाद में चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद वापस केतु। ये साइकिल पूरी चलेगी सबकी लाइफ में, ठीक है। अब शुरू कहाँ से होती है वो डिपेंड करेगा, किसी के केतु की दशा से शुरू हो रहा है, किसी के बुध की दशा से शुरू हो रही है, अलग अलग से हो सकती है। चंद्रमा जिसके नक्षत्र में होगा वहाँ से दशा चालू होगी। तो एक क्या होती है महादशा, फिर महादशा के अंदर चलती है अंतरदशा। जैसे 6 साल सूर्य की दशा है ना, उसके अंदर पूरे 9 प्लैनेट्स की अंतरदशा चलेगी इस 6 ईयर्स के अंदर अंदर, है ना। फिर अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा अलग चलती है, माइन्यूट, है ना, एक उससे फिर सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इतना मतलब इतना अलग अलग टाइमिंग दे रखा है। लेकिन जो मेन जो इफेक्ट आता है वो आता है महादशा और अंतरदशा, मेनली यही देखी जाती है। प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशा बहुत कम लेवल पे देखते हैं सिर्फ महादशा कौन सी चल रही है और उसके अंदर अंतरदशा किसकी है, ये इफेक्ट आपकी लाइफ में रहते हैं। जैसे अभी मेरे सैटर्न की महादशा चल रही है और सैटर्न के अंदर राहु की अंतरदशा चल रही है, तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यही इन्फ्लुएंस आएगा मेरी लाइफ में अभी तक, ठीक है। फिर जब अंतरदशा चेंज होगी राहु की, फिर उसके बाद गुरु आ जाएगा। जब गुरु की ख़त्म होगी अंतरदशा तो फिर शनि की महादशा उतर जाएगी और उसके बाद मेरे बुध की महादशा आ जाएगी। गुरु, शनि और उसके बाद बुध, ठीक है। चलिए अब दिग्बल दिशा बल इसको छोड़ दो अभी, ये आपके लिए, हाँ ये काम की चीज़ है आपके लिए। कुंडली में जो देखते हैं हम 12 हाउसेज लिखे हुए हैं, जो एक फर्स्ट हाउस, 4th, 7th और 10th, इसे बोलते हैं केंद्र भाव। पहला भाव, पहला घर, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 घर है जिसे बोला जाता है केंद्र भाव। फिर होता है 159, इसे बोला जाता है ट्रायन यानी त्रिकोण। देखो आप, इससे ट्रायंगल बनता है ना, ट्रायंगल बनता है 159, अगर ऐसे लाइन मारे तो 159 का ट्रायंगल, इसे बोलते हैं त्रिकोण, ट्रायन। 159, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ऐसे ट्रायंस बनते हैं, त्रिकोण भाव जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका त्रिक भाव, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिसे खराब बोला जाता है, 6, 8, 12, 6, 8, 12, रोग, रिपु, ऋण, दुख, तकलीफ, पीड़ा, खर्चा, ये मारक भाव होते हैं। 2nd और 7th हाउस को मारक भाव बोलते हैं। तो एक कुंडली के अंदर इस तरीके से देखते हैं, केंद्र, त्रिकोण, ट्रायन, त्रिक, 6, 8, 12 और 2 साल, ठीक है। अब ये कंपेटेबिलिटी चार्ट बना हुआ है, जैसे सूर्य के साथ में फ्रेंडली कौन होंगे, न्यूट्रल कौन होगा और एनिमिटी कौन रखते हैं। ऐसे एक एक प्लेनेट के साथ में फ्रेंड, न्यूट्रल और एनिमिटी, ये हमने इसमें दिया हुआ है पूरा। आपके पास ये टेबुलेशन आएगी, आपको पता चल जाएगा सूर्य के साथ में कौन कैसा बिहेव करेगा। उसके बाद आती है आपकी योग कारक, मारक और सम। इसमें क्या होता है, ये पूरी टेबुलेशन है, इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है। सिंपल सा आप ये समझिएगा कि ये लगन दिए हुए हैं, आपका जो एसेंडेंट है उसके हिसाब से योग कारक प्लेनेट कौन है, मारक प्लेनेट कौन है और सम। यानी कि जैसे मान लिया सिंह लगन है, ये 5th नंबर,
लियो एसेंडेंट है तो उसके लिए योग कारक कौन हो गए? सूर्य, गुरु और मंगल, ये योग कारक है। इसके लिए खराब कौन सा मारक कौन सा हो गया? मून और सैटर्न, मून और सैटर्न। सम कौन रहेंगे? नॉट गुड नॉट बैड, शुक्र और बुध। तो जिसका भी लगन 5 है, यानी कि सिंह लगन जिसका है, उसके लिए चंद्र शनि हमेशा खराब चलेंगे। तो मेरा लगन कौन सा है? लियो एसेंडेंट है। मेरे ऊपर अभी दशा किसकी चल रही है? सैटर्न की चल रही है। तो अभी मेरे लिए क्या दशा चल रही है? मारक दशा बोल सकते हैं इसको। एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलेंगे इस पर्सन के ऊपर मारक दशा चल रही है। मारक का मतलब हो गया मृत्यु तुल्य कष्ट। मारक का मतलब डेड नहीं, मारक का मतलब है मरने के जैसा, मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे इन प्लेनेट जब एक्टिव होंगे, यानी कि जब सैटर्न की दशा या अंतरदशा या चंद्रमा की दशा या अंतरदशा आएगी, वहाँ पे मुझे गड़बड़। जब शुक्र और बुध की है तो वो ठीक है, और सूर्य गुरु मंगल की दशा, क्या इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर नेटिव की चार्ट में देके बता सकते हो तेरे अभी कैसी दशा चल रही है, और आपको पता चल जाएगा अभी इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बुरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, न्यूट्रल है, सब ठीक है। आप अपना एसेंडेंट निकालो, उसके साथ में देखो अभी ये कौन से प्लेनेट हैं, अब उनकी दशा चल रही है या नहीं चल रही है, महादशा या अंतरदशा में। अगर है तो वहाँ पे तकलीफ दिखेगी, और जैसे ही वो ख़त्म होगी बढ़िया टाइम चालू हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं ना इतने टाइम बाद में तुम्हारा अच्छे समय शुरू होगा, वो इस चीज़ को देख के बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका दी एंड बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। हाँ अभी ऐसे ख़त्म नहीं होगी, अभी तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हाँ आपको मैं हर एक प्लेनेट के 12 हाउसेस के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा सारे। एक प्लेनेट को पूरे 12 घर में घुमाएंगे, पूरे 9 के 9 प्लेनेट हैं। फिर आप इजीली अब आप किसी की भी हॉरोस्कोप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर हम नॉर्थ एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट उठाएंगे, ठीक है जी। अभी 10 मिनट बात कर लो मेरे से, अगर कुछ भी किसी को कोई क्यूरी कोई पूछना है तो पूछ लो। फिर हम नेक्स्ट क्लास से फिर पूरा नया टॉपिक चालू करेंगे। हाँ जी बोलिए विजय जी। सर दशा कैसे पता चलेगा? दशा आपका जब आप जैसे एस्ट्रोसेज मैंने ऐप बताया हुआ उसके अंदर आप डिटेल डालिए, वहाँ पे आ जाता है। या ऐसा होगा, एक मिनट रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ ना। जैसे ये एक हॉरोस्कोप है, ठीक है, ये फर्स्ट हाउस, ये असेंडेंट है ना, अगर पूरे 12 भाव हैं। ये लियो असेंडेंट है, इसका असेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठा है? 3rd हाउस में। कौन सी राशि में बैठा है? 7 लिब्रा में, यानी कि सन क्या हो गया? डेबिलेट। सूर्य तुला राशि में जाके नीच का हो जाता है, यही बताया था मैंने। तो जो असेंडेंट लॉर्ड है, लगन लॉर्ड है, वो कैसे हो गया? डेबिलेट। अब यहाँ पे कैसा रिजल्ट देगा मेरे को? ठीक है। और अब जैसे 5वें जो 5वां लगन है उसके लिए मारक ग्रह कौन से? सैटर्न और मून। अब देखो आप भगवान की लीला या मेरे बुरे कर्म, मेरे 11th हाउस के अंदर कौन बैठा है? सैटर्न और मून साथ में बैठा है, जिससे एस्ट्रोलॉजी बोलता है विश्व कोश। ये मारक तो है ही है, लेकिन अब ये दोनों कंजक्ट होके बैठे हैं, तो ये क्या हो गया? एक तो करेला, न्यूट्रल है। एक तो करेला हाँ, और उसके नीम चढ़ा,
पहले ही तो बैंड बजी हुई थी, अब पूरी बारात निकल गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ से दशा, ये देखिए विजय जी आप पूछ रहे थे ना, दशा दशा हम यहाँ से दशा के ऊपर क्लिक करेंगे, ये दशाएं आ गई विंशोत्तरी, यानी मेरे पहले का मंगल की चली, फिर राहु की, फिर जुपिटर, यानी कि गुष्बु, केशुर चमरा गुष्बु, यही बताया था ना। चमरा यानी म से चालू हुआ मंगल, राहु, फिर गुरु, शनि की अभी चल रही, उसके बाद बुध, उसके बाद केतु, फिर वीनस, यही चलेगा। तो सैटर्न की मेरे महादशा चालू कहाँ हुई, जहाँ पे जुपिटर की खत्म हुई, जो जुपिटर के आगे लिखा हुआ ना 10-10-2009, यहाँ पे जुपिटर एंड होके सैटर्न चालू हो गया, और कब तक चलेगा 10-10-2028 तक। अब इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से निकलती है विंशोत्तरी अंतरदशा, यानी कि 19 साल के साइकिल में पूरे 9 प्लेनेट्स की दशाएं चलेगी, जिसे अंतरदशा बोला जाएगा। तो अभी जो मेरे चल रही है 22 मई 2023 से राहु की अंतरदशा चालू हुई है सैटर्न के अंदर, और वो कब तक चलेगी 28 मार्च 2026 तक। तो सैटर्न कौन है, मारक, पहले तो महादशा मारक की चल रही है। उसके बाद में जो मेरे आप कौन आया, राहु आके बैठा, राहु बैठा मेरे 4th हाउस में 8 नंबर साइन में, स्कॉर्पियो में। चंद्रमा के घर में आके राहु बैठ गया, क्या बनता है चंद्रमा राहु से, चंद्र ग्रहण बनता है, बनता है एस्ट्रोलॉजी, चंद्र ग्रहण बोलती है। चाहे साथ में आके बैठे, चाहे वहाँ पे जाके बैठ गया, काम तो खराब कर दिया। पीड़ित कौन हुआ, किसको तकलीफ हुई, चंद्रमा को। चंद्रमा के घर में राहु आया, मेरे घर में कोई एनिमिटी आएगा तो तकलीफ मुझे होगी ना। तो चंद्रमा पीड़ित हुआ, चंद्रमा को तकलीफ हुई, तो वहाँ पे मेरी मदर की एज डाउन कर दी, इसलिए 98 में मेरी मदर हम सबको छोड़ दिया इस दुनिया से। आपकी कुंडली हर एक चीज़ बोलती है, पढ़ना सीख लीजिए, बस पढ़ना आना चाहिए, एक एक चीज़ बता देगी वो। अब चंद्रमा और शनि दोनों मारक है ना, ये जो 13/9/2020 से जो चंद्रमा की दशा चालू हुई थी, अंतरदशा जो चली थी 13 अप्रैल 2022 तक, ये ऐसा पीरियड था मेरा मारक है ना, मारक यानी मरने नहीं देगा आपको, जीने भी नहीं देगा, मरने के बराबर तकलीफ देता। तो ये जो टाइम पीरियड था मेरा, एक मिनट,